Hey guys, this is नीरज एंड you're watching Qtrix। Qtrix के YouTube चैनल Qtrix 2.0 पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पे हम लोग करते हैं उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स की तैयारी। और ये जो पर्टिकुलर सीरीज चल रही है वो चल रही है उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024। फिलहाल हम लोगों ने Qtrix पे उत्तराखंड के लिए भी शुरुआत करी है, तो उत्तराखंड में हम यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बिल्कुल 100% एजुकेशन दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आज की क्लास अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है देखते हैं। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है, एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तदनुसार उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के कितने प्रतिशत है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। लागत मूल्य का मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य से है, ठीक है, या कोई एक मैन्युफैक्चरर है जो उसको बना रहा है वो उसको हम लागत मूल्य ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई चीज़ बनाने में जो पैसा लगा उसको हम लागत मूल्य कहते हैं। फिर हमने जैसे कोई तो होता है ना, कोई सामान हमने बनाया फिर उसको हमने बेचा, कुछ ऐसी कंडीशन है। अब आपको पता है कि हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% ही लेंगे, लेकिन कई कंडीशंस ऐसी भी आ सकती हैं जहां पे हमें उसको चेंज भी करना पड़े। जैसे आपके सामने यहाँ पे कंडीशन आई है, क्या कंडीशन है, एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। यानी हमारे पास दो चीज है, एक है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है, और एक लागत मूल्य यानी रॉ मटेरियल का प्राइस, रॉ प्राइस कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य का 40% क्या है, लागत मूल्य है। तो बेसिकली हम यहाँ पे मानेंगे कि अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है या 100 है या 100% भी आप यहाँ पे ले सकते हो, तो जो लागत मूल्य है यानी जो रॉ रॉ प्राइस है वो कितना है, इस 100 का 40% है, यानी 40 है। 100 का 100 से 40 डायरेक्टली कैसे आया, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। 100 इंटू 40/100 हम करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो ये 40 आ गया। यानी सेलिंग प्राइस हमने 100 एज्यूम कर लिया और जो रॉ प्राइस हो गया वो 40 रुपीज़ हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के कितना प्रतिशत है। तो बेसिकली हमें इंग्लिश वालों के लिए भी सुन लीजिए, अब आपको क्या निकालना है कि 100 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 40, है ना। यानी सेलिंग प्राइस इज हाउ मच परसेंट ऑफ रॉ प्राइस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि 100 जो है 40 का कितने प्रतिशत है। तो उसको कैसे करना है, देखो जिनको दिक्कत होती है वैसे समझना, मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ सेंटेंस। 100 40 का कितना प्रतिशत है, 40 का कितना प्रतिशत है, 100 40 का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए अब क्या करना है, सिंपल, कि 100 जो है 40 का कितना प्रतिशत, हम मान लेते हैं कि 100 40 का x प्रतिशत है। इसका मतलब 40 गुणा x/100 बराबर 100, ये हो गया। तो x को यहाँ रहने देंगे, बाकी चीज़ों को इधर लेके जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 100, ये 40 नीचे और यहाँ पे भी आपका 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट कर देंगे, 4 से ये कटेगा 25 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 250, यानी 250% आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से पे आपसे पूछा गया था कि 140 का कितना प्रतिशत है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 140 से यानी सेलिंग प्राइस रॉ प्राइस से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो कितना प्रतिशत ज्यादा कितना प्रतिशत कम में हम क्या करते हैं, वो एक अलग तरीका है, ये एक अलग तरीका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैं आज जो पहली बार क्लास में आए हैं मैं उनसे रिकमेंड करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे सारे टॉपिक्स मैंने बहुत डीप में पढ़ा रखे हैं, बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सारे टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स हैं वो सारे आपको मैंने पढ़ा रखे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो आज का जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है वो है, 50 संख्याओं का औसत 30 आया है, बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई थी, तद अनुसार सही औसत कितना है। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं बैंकिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाऊंगा तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग कई लोग जो है आर्ट्स बैकग्राउंड के हो सकते हैं, कई लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हो सकते हैं, और मैथ्स बैकग्राउंड वालों की भी ये वाली मैथ स्ट्रांग हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जहाँ पे शॉर्टकट की जरूरत होगी वहां पे शॉर्टकट, और जहाँ पे देखो किसी भी चीज का मैं जो कहता हूँ ना आपसे कि आप 2023 में जी रहे हो तो आप नए तरीके से करो, बिल्कुल हमें क्वेश्चन को नए तरीके से करना है, लेकिन हमें बेसिक्स को नहीं भूलना है, ठीक है। तो औसत के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवरेज के भी टॉपिक हैं, वहां पे 2-4 वीडियोस हैं, उनको जाके देखो, औसत आप चुटकियों में सीख जाओगे।
तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 30। बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई थी। तदनुसार सही औसत कितना है। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि हम बेसिक से करेंगे, तो देखते हैं कैसे करना है। देखो, 50 संख्याओं का औसत, तो 50 संख्याओं का औसत सबसे पहले कैसे निकाला होगा। 50 संख्याओं का जो औसत निकाला होगा वो कैसे निकाला होगा, उन 50 संख्याओं को जोड़ा होगा, यानी पहले 50 संख्याओं का योग आया होगा, यानी सम ऑफ 50 आया होगा। ठीक है, सम ऑफ 50 आया होगा। इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, ठीक है, रुको, देखो समझना बहुत ध्यान से, आपको समझाने के लिए देखो मैं किस कंडीशन तक जा रहा हूँ समझाने के लिए। 50 संख्याओं का औसत कैसे आया होगा, पहले 50 संख्याओं को हमने जोड़ा होगा। जैसे मान लो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ऐसे करते करते हमने 50 तक जोड़ा। तो 50 में जो अंतिम दो संख्याएं हैं वो क्या था कि बाद में पता चला कि दो संख्याएं 28 और 31 की बजाय इतनी लिख दी गई, है ना, इतनी लिख दी गई। यानी जो मान लेते हैं जो 49th नंबर है वो 82 है, और जो उसके बाद वाला नंबर है वो 13 है, और ये 47 नंबर ही हो गया। उसकी वैल्यू हमको नहीं पता। ठीक है, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर प्लस चौथा नंबर डैश, ऐसे पांचवा छठा, ऐसे करते करते 47th नंबर, 48th नंबर और 50th नंबर, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कि भाई 82 और 13 है। ठीक है, इन सबको जोड़ने के बाद इसको हमने 50 से डिवाइड किया होगा। 50 से डिवाइड करने के बाद हमारा एवरेज आया होगा, और वो आया है 30। यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, और ऐसे करते करते 47 संख्या, फिर 48th नंबर, और फिर 49th नंबर, और फिर तो यहाँ पे 48 होना चाहिए था, सॉरी 48 होना चाहिए था, 82 और फिर 30, यानी 49th नंबर और 50th नंबर का सम कितना होगा, एडिशन कितना होगा, 30 गुणा 50 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 तियां 15, यानी 1500 हो गया इसका सम। अब हमने क्या देखा कि इस 82 की जगह एक्चुअली 28 आना चाहिए था, और इस 13 की जगह एक्चुअली क्या आना चाहिए था, हमारा 31 आना चाहिए था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सम को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। जो ये सम आया हुआ है इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए बैलेंस करते हैं इसको। तो ये हो गया 1500 टोटल सम ऑफ 50 नंबर्स। लेकिन इसमें थोड़ा सा बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको एडिशनल जोड़ देते हैं। हमने 28 जोड़ दिया और हमने 31 जोड़ दिया। ठीक है, इतना जोड़ दिया। अब ये एक्स्ट्रा हो गया, जो सही है वो सही इतना आ गया, है ना, जो सही है हमारा करेक्ट है वो करेक्ट इतना आ गया। लेकिन इसमें एडिशनल कितना है, इसमें एडिशनल है आपका 82 और 13 अब एडिशनल है, इतना अतिरिक्त जुड़ा हुआ है ना, इतना एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो इसको माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे, -82 माइनस का 13, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 और एक 9 यानी 9, और 3 और 2 5, यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 1559 माइनस 3 और 2 5 और 8 और एक 9, 95। तो 1559 में से 95 अब माइनस कर देंगे हम, तो जो नया हमारा सम आ जाएगा वो आ जाएगा 4 और 9 6 15, 1561464 जो है हमारा नया सम आ जाएगा। समझ में आया, दोबारा समझ लो। यहाँ पे हमारा 1 से लेके 50 तक का जो सम आया, जो योग आया नंबरों का, वो 1500 आया। लेकिन हमें ये पता चला कि उसमें 82 प्लस 13 था। तो हमने क्या किया कि भाई 82 की जगह 28 है, फिर 31 है, तो हमने क्या किया 1500 हमारा एडिशन आया। उसमें ऑलरेडी 82 और 13 इंक्लूडेड है, तो हमने उसमें से पहले 82 और 13 रिमूव कर दिया। ये रिमूव कराया मैंने, बाद में कराया, पहले भी कर सकते थे। इतना रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे मैंने 28 और 31 जोड़ दिया। ठीक है, इतना सिंपल सा काम था। ठीक, तो जोड़ा तो 1464 नया सम आ गया। अब आपको एवरेज निकालना है, तो 1464, क्योंकि 50 संख्या है तो 50 से आप डिवाइड करोगे इसको। ठीक है, तो 50 से डिवाइड करना भी आसान है, 5 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा, देखो एक ही है ऑप्शन 2 वाला 29 पॉइंट, बाकी सब 3 है, 5 3 जा 15 है ना, 3 वाले हैं देखो। तो इसका आंसर 29.28 होगा, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा, इजीली कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो है, एक तांबे का तार मोड़कर वर्गाकार बनाया जाता है, उसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त बनाया जाए तो उसे अर्धवृत्त की त्रिज्या उस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी। पाई का मान आपको 22/7 रखना है। बहुत ध्यान से समझना है। हमारे पास तीन चीजें हैं, एक तांबे का तार है, ठीक है, और एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और उसी तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त बनाया गया। अर्धवृत्त समझते हैं ना आप, ये हो गया अर्धवृत्त। तीन चीजें हमारे पास, एक तार है, इसी तार को मोड़कर एक स्क्वायर बनाया गया है, और इसी तार को मोड़कर एक
मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और समझाना पड़ेगा, तो मैं इसको अलग से थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये हमारा तार हो गया, इसी तार से हमने बनाया एक वायर, और इसी तार से फिर हमने बनाया, ओके थोड़ा सा वेट करिए, एक अर्धवृत्त। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है तांबे का तार मोड़कर वर्गाकार बनाया जाता है, उसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये जो है आपका स्क्वायर है, ये जो आपका वर्ग है, इसका क्षेत्रफल है 81, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है। ठीक हो गया। अब आपको क्या बताना है कि इसी तार को मोड़कर अगर अर्धवृत्त बनाया जाए तो उस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपका यहाँ पे सारा जो खेल है वो पेरीमीटर का है। पेरीमीटर का मतलब क्या है कि जो आपकी ये साइड है, क्योंकि ये तार है, इस तार की यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी, वही दूरी यहां से लेके ये पूरी होगी। मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा वही इस तार की लेंथ होगी, और इसका जो पेरीमीटर होगा यानी जो इस तार की लेंथ होगी वही यहां से लेके यहां तक की दूरी होगी। होगी नहीं होगी? तो सबसे पहले तो हम इसकी तार की लंबाई निकाल लेते हैं। तो तार की लंबाई निकालने के लिए, क्योंकि 81 है, तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, वो होता है साइड इंटू साइड। यानी किसी एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया होगा तब 81 आया होगा। यानी 9 9 से 81, यानी इसकी साइड हो गई 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, तभी तो 9 9 से 81 आया होगा। तो ये 9 है, तो 9 चौको 36, यानी इस तार की जो लंबाई है वो है 36 सेंटीमीटर। कितनी है? 36 सेंटीमीटर इस तार की लंबाई हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ना अर्धवृत्त बनाया गया है, तो इस अर्धवृत्त जो बनाया गया है उस अर्धवृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, पाई का मान आपको 22/7 लेना है। अब यहाँ पे एक जो सर्कल होता है यानी जो पूर्ण वृत्त होता है, उसका जो आपका रेडियस होता, सरकमफेरेंस होता है यानी पेरीमीटर होता है, जो ये लंबाई है वो होता है कितना? 2πr। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आधा है, आधा सर्किल है, तो 2πr/2 कर देंगे, यानी 2 से 2 कट गया। ठीक है, यानी इसका जो आपका सरकमफेरेंस होगा वो होगा πr। तो πr सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी है? 36। ठीक है, 36 तो है, तो 36 हो गया। अब ये 36 हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब एक सर्किल ये होता है पूरा, तो यहां से लेके यहां तक का होता है, लेकिन इसमें तो ये भी इंक्लूडेड है। यानी जो ये 36 है, ये 36 तो पूरा है, यहां से लेके यहां तक पूरा है, लेकिन पाई आर कितना है? पाई आर केवल यहां से लेके यहां तक है। तो इसका मतलब ये जो 36 है ये पाई आर की वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? आपको समझ में आया क्यों नहीं है? क्योंकि जो सर्किल होता है, उस सर्किल में जो 2πr वैल्यू होती है वो यहां से लेके यहां तक होती है, लेकिन इसमें जो पाई आर होगा यहां से लेके यहां तक होगा, तो इसमें हमें इतना भी जोड़ना पड़ेगा, यानी पाई आर प्लस 2r। 2r क्यों जोड़ा हमने? ये एक आर, ये दूसरा आर। ठीक है, तो 2r की वैल्यू हो जाएगी 36। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे पाई आर प्लस 2r है, तो यहाँ पे हम r कॉमन ले लेते हैं, तो r कॉमन लेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 36। तो r की वैल्यू हो जाएगी 36 अपॉन पाई प्लस 2, यानी 22/7 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36 डिवाइडेड बाई 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा आपका 22 प्लस 14 इंटू 7, आप यहाँ कर दो सीधे सीधे। ठीक है, और ये हो जाएगा 36 इंटू 7, 4 और 2 6, 2 और 1 3। ठीक है, तो 36 से 36 कट गया, आंसर आ गया आपका 7। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ गई हमारी? 7 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है ना? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो है, एक छात्र अपने विद्यालय 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तदनुसार उस छात्र के घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है? एक छात्र अपने 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, इंग्लिश वाले सुन लीजिए, स्टूडेंट कैन गो हिज स्कूल इफ ही गो विद द स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर, ही गेट्स 6 minutes late, and if he keeps his speed 3 kilometer per hour, then he reaches 10 minutes before. Then what is the distance between the house and स्कूल? देखो ये क्वेश्चन कल भी एक आया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने वहां पे बताया भी था कि स्कूल वाले क्वेश्चंस भी होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो देखो अब दो कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है आपका स्कूल और ये है आपका घर। जो दूरी है वो तो सेम है, लेकिन डेटा हमें अलग अलग दिया हुआ है। ये स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस बेसिक से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है,
तो ये दूरी हो गई। अब सबसे पहले हम यहाँ पे दो चीजें हैं, देखो सबसे पहले जब उसकी स्पीड थी आपकी स्पीड वन कितनी है, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड टू कितनी है, स्पीड टू है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो डिस्टेंस है दोनों केस में डिस्टेंस सेम होगी, लेकिन जो टाइम है ना हमारा, जो टाइम है इसमें वो 6 मिनट देरी से पहुंचता है और इसमें वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है ना, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही टाइम का जो अंतर है वो 16 मिनट का होगा। अगर वो 2.5 किलोमीटर प्रति स्पीड से चल रहा है तो 6 मिनट देरी से पहुंचा और वहां वो 10 मिनट पहले पहुंच गया, यानी दोनों ही टाइम का अंतर। अगर मैं बोलूं कि इसको यहाँ पे T1 टाइम लग रहा है और इसको T2 टाइम लग रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 16 मिनट का डिफरेंस होगा। इतना क्लियर है सभी को, इतना समझ में आया ना। इसको मैं रेस कर रहा हूँ कि जगह मेरे पास थोड़ा सा कम है, दोबारा समझिएगा। T1 T2 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 16 मिनट का होगा, क्योंकि 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद। यानी S1 है हमारे पास 2.5 किलोमीटर, S2 है हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमारी D ही रहेगी क्योंकि दोनों साइड में डिस्टेंस, दोनों तरफ से डिस्टेंस तो सेम है। और T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 जो भी आप करना चाहो, तो यहाँ पे T1 माइनस T2 जो होगा आपका वो होगा 16 मिनट, ठीक है। तो अब क्योंकि ये मिनट है तो अब मिनट को हम लोग क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। देखो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 16 मिनट, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 कर देते हैं, इसको ऐसे रहने देंगे। अब T1 क्या हो जाएगा, T1 आपका हो जाएगा S1 अपॉन D1, है ना, क्योंकि S इक्वल टू क्या होता है, D अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो T1 हो जाएगा आपका D अपॉन S1, यानी S1 कितना है 2.5, माइनस T2 हो जाएगा आपका D अपॉन S2 यानी 3, इज इक्वल टू, इसको आप 2 से काट दीजिए, ठीक है, 4 से काट दो, 4 4 16 और 15 चक्को 60, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 3D माइनस 2.5D अपॉन, ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 3, एलसीएम हो गया 2.5 इंटू 3 ले लिया हमने पूरा पूरा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 15। तो 3 माइनस 2.5 कितना होगा, 0.5D, तो 0.5D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 अपॉन 15 इंटू 2.5 इंटू 3, ठीक है। तो D की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 अपॉन 15 इंटू 2.5 इंटू 3 अपॉन पॉइंट का 5 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, या बेसिकली ये पूरा 5 बार कट गया, 5 तियां 15, 3 से 3 कट गया, यानी D इज इक्वल टू आ गया 4 किलोमीटर। अगर इस क्वेश्चन को समझने में किसी को परेशानी हुई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके स्पीड टाइम डिस्टेंस को पढ़िए, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। पहले आपको बेसिक को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तो जाके एक बार बेसिक को पहले पढ़ लीजिएगा टाइम निकाल के। ये 10-10 मिनट की क्लास होती है रोज, 10-15 मिनट की, उसके अलावा बेसिक्स को पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। तो होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो एक थैली में 5 काली और 7 सफेद गेंदें हैं, प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का। एक थैली में 5 काली और 7 सफेद गेंद हैं, इसमें से एक गेंद उठाई जाती है और फिर से रख दी जाती है, पुनः एक गेंद उठाई जाती है, तब एक से सफेद और दूसरी से काला होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। एक थैले में 5 काली और 7 सफेद गेंदें, टोटल हमारे पास आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम हो गए 12, ठीक है। टोटल आउटकम हो गए 5 + 7 12 टोटल आउटकम हो गए। तो 5 काली है और 7 सफेद है, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है 5/12, ठीक है। और व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, 7/12। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर पुनः एक गेंद उठाई जाती है तब एक से एक के सफेद और दूसरे के काला, मतलब ऑल्टरनेट, है ना। तो इसको इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, यानी ए, इसकी वैल्यू आप ए मान लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी ये इंटू दिस, यानी पहला आउटकम इंटू दूसरा आउटकम। ये तो बोला कि या तो काला या तो सफेद, जहां पे या वाली कंडीशन आएगी वहां पे हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 5 35 और 12 × 12 144, यानी 35/144। इसमें ऑप्शन नहीं है क्या, यही हमारा सही आंसर है, इसमें कहीं पे मिसप्रिंटेड है, ये 36 नहीं होगा 35 होगा यहाँ पे, ठीक है। 35/144 ही हमारा आंसर होगा।